नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। जो भाई हरियाणा से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं, उन दोस्तों से मिलवाने की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला हरिभूमि टीवी पर है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं आपसे मिलवा चुका हूं जो हरियाणा में जन्मे, हरियाणा में पढ़े लिखे और अब दुनिया के अलग अलग देशों में वो लोग अपना नाम कमा रहे हैं। आज मेरे साथ जो भाई हैं वो पवन टोकस हैं और पवन टोकस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहते हैं। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकते हैं उन भाइयों के लिए जो खुद भी बाहर जाकर कहीं पर सेटल होना चाहते हैं। तो क्या क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो पवन भाई, आपका बहुत स्वागत है बहुत बहुत हरिभूमि टीवी पर। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। और सोशल मीडिया पे तो हम काफ़ी समय से एक दूसरे से परिचित हैं, आज पहली बार मिले हैं। जी बहुत तो अच्छा लगा। हमारे दर्शक भी आपको पहली बार देख रहे होंगे। राम राम है सारे दोस्तों को। तो सबसे पहले तो पवन भाई अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की। जी मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मतलब दिल्ली तो एक्चुअल में हरियाणा का हिस्सा है, जी। अभिन्न अंग है दिल्ली। और दिल्ली के मुनिरका में मेरा गांव है। अच्छा। जहाँ पे मैं मतलब मेरा पुश्तैनी गांव वहीं पे है। मुनिरका। और एक सामान्य से किसान परिवार के अंदर जो सामान्य अच्छा, सा पिताजी जीवन खेती होता है। करते हैं। खेती नहीं, लेकिन मेन हम खेती पे ही रहे। गांव के अंदर जो आज जो दिल्ली दिखती है वो हमारे समय पे नहीं थी। नहीं मतलब थी। वो उतना संसाधन और उस तरीके की शोषा, ये मतलब सब मुनर चीजें। का गांव ही था उस मुझे समय। गांव ही था उस जमाने में। हमारी जमीन एक्वायर हो रखी थी, गांव की आसपास की जमीन एक्वायर हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर के अंदर कल्चर जो रहा वो पढ़ाई का ज्यादा रहा। घर वाले काफी ज्यादा लोग आर्मी या नौकरी में थे, तो उन लोगों ने हमें बाकी और चीजों की तरफ ना जाके पढ़ाई की तरफ या खेलों की तरफ ज्यादा भेजा। और खेलों में तैराकी में जैसे आप जानते हैं कि मुनिका का नाम बहुत दिनों तक रहा। तो आज भी उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं, जो बाकी और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत आज भी बनी हुई है। तो उस दौर में मैं वहाँ पैदा, मतलब मुनिका में जन्म हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ दिन खेतों में, गुड़गांव में हमारे खेत थे, कुछ दिन दिल्ली में, बस यूं ही धीरे धीरे बड़े होते गए। और बचपन में कभी सोचा नहीं था कि पढ़ना भी है हमारे कल्चर में। मतलब उस जमाने में इतनी ज़्यादा आसपास था नहीं कि पढ़ाई इंस्पिरेशन की, आपके आसपास कोई रहे तो आपको एक प्रेरणा मिलती है। तो वो सब चीज़ हमारे साथ नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते थे कि नौकरी की तरफ चला जाए, कोई भी नौकरी। कोई भी नौकरी, कंडक्टर, ड्राइवर, हाँ पुलिस। कुछ भी, हाँ वही मतलब पुलिस तो सपना था घर वालों का। फिर उसके बाद मेरा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मैं 12वीं मैंने की सरकारी स्कूल से ही। अच्छा, सरोजनगर से। कौन सा स्ट्रीम था आपके पास? मेरे पास साइंस था। मतलब मेरे को साइंस में बड़ा रुचि थी। मेरे को बाकी उससे बनते क्या इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना मैं उसकी तरफ सोचता था। बस सब साइंस लेते हैं तो हम भी लेंगे। सर परसेंटेज आ गई तो उन्होंने चलो जी हम भी करेंगे। तो एक करियर गाइडेंस जिसकी मैं आज कमी महसूस करता हूँ कि अगर मुझे मिली होती तो शायद और बेहतर होता। आज खराब नहीं है भगवान की दुआ से, लेकिन और बहुत बेहतर चीज़ें हम कर सकते थे और लोगों के लिए, अपने लिए। टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपका? तो एक टर्निंग पॉइंट जो मैं बताऊंगा कि 12वीं पार करने के बाद मेरे कई पॉइंट होते हैं। नंबर कम आना, तो दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ, मेरे को हरियाणा के में एडमिशन लेना पड़ा। और वहाँ मैं स्टेशन पे किताबें हुआ करती थी, किताबों की दुकान हर स्टेशन पे होती है। बुक स्टोर। उस बुक स्टोर के ऊपर एक था कि आप किताब लो, जैसे कॉमिक्स का ज़माना था वो टाइम। आप किताब लो और वापस करोगे तो 5 रुपये वापस कर दो, फिर आप कोई भी बुक ले लो। तो मैंने वहाँ रहते रहते बहुत सारी किताबें पढ़ ली। रेल लेट है, आज ट्रेन पटड़ी के ऊपर बम होने की संभावना, ट्रेन 3 घंटे लेट, अब मैं वहाँ क्या करूँ। तो मैं किताब पढ़ रहा वहाँ पे, और वो किताबों से मेरे को अनजाने में इतनी सारी चीज़ें मैं सीख गया। और कुछ नहीं मिला तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ली। और ये सब चीज़ पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ टाइम में पता लगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस इकट्ठा हो गया। अच्छा। तो कोई लड़का जो क्लासरूम में नहीं था, क्लासरूम में वहां भी फेल हो गया था। बीएससी करने गया था, फेल वहां पे भी हो गया था। अच्छा। तो लोग वहां से कोई जो भी क्वेश्चन पेपर लेके आते, मैं उसको टक 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 सॉल्व करता। तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा था, लेकिन बेसिक एग्जाम में बैठने के लिए डिग्री नहीं थी, वहां फेल हो रहा था क्योंकि वहां जा ही नहीं रहा था। फिर 1 साल बाद मैं जब वहाँ पे मतलब हड़ताल होने की वजह से स्कूल में, मतलब कॉलेज में लगे ही नहीं। वहाँ पे जो उस जमाने में माहौल होता था, हड़तालें हो रही हैं, कभी यूनिवर्सिटी की टीचर्स की हो गई, कभी स्टूडेंट ने कर डाली। तो वहाँ में क्लास में ज़्यादा हुआ नहीं, तो वो रिजल्ट आया नहीं। वापस जाना पड़ा। और वहाँ मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जो हम जैसे लाखों, और मैं कहूँगा शायद हर देहात के बच्चे के साथ है।
वहाँ आपके उस नॉलेज बेस को प्रेजेंटेशन सीखने का मौका, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स, अच्छा, कहाँ पे? साउथ एक्स में, जो कि ओके। एनआईटी की सिस्टर कंसर्न कंपनी थी। हम्म। और मेरे को यूं ही किसी ने बोला कि यार तू बोलता अच्छा है, एक बार वहाँ जाके देख, तो प्रेजेंटेशन में शायद सेल्स में तेरा फ्यूचर हो सकता है। मैंने हाँ हाँ करें, क्यों नहीं। और उसको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि सब लोगों ने मेरे को बोला वहाँ मत जाना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, तेरे को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तेरे सामने 200 लोग बैठेंगे, तेरे तो हवा निकल जाने वाली है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए मैं तो कभी बाल सभा में भी नहीं गया था। और और बड़े अंग्रेजी में बोलना पड़ता, स्लाइड चलानी पड़ती है, मतलब जो कॉर्पोरेट का सिस्टम है। हमारे वहाँ पे कॉर्पोरेट का इतना ही देखा था, ड्राइवर, अच्छा। मतलब कोई साहब बैठा होगा, उसी कार चला रहे, उतना ही तजुर्बा लोगों को था। तो फिर वहाँ से मैंने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और धर्मेंद्र भाई, उस इंस्टीट्यूट को मैंने 1 साल वहाँ पे पढ़ाई की और टॉप किया। और वहाँ मैंने वो चीज़ें सीखी जो मैंने बाद में, इसके लिए मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 500-600 लोगों को सिखा दी। अच्छा। और वो क्या चीज़ें थी जो जो आपको, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, फिलॉसफी और प्रेजेंटेशन। दर्शन और प्रदर्शन दोनों बहुत ज़रूरी है। दर्शन इकट्ठा हो जाता है, उसको प्रदर्शित करने का तरीका मैंने वहाँ सीखा जी। और वो तरीका ये था, रेज्यूमे बनाना, बायोडाटा बनाना, अच्छा। इंटरव्यू देना, ग्रुप डिस्कशन करना। आप एक कंपनी के अंदर अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, गेट खोल के थोड़ी घुस जाओगे, गार्ड बाहर फेंक देगा। वो पहुंच बनाना, वो सुरंग बनाना, फिर जब आप किसी से बात करो तो ना डरते हुए उस अंग्रेजी बोलने वाले आदमी से, सरकारी स्कूल की अंग्रेजी के साथ कैसे बात करना और डील क्रैक करना। अल्टीमेट गोल तो ये कि आपको उसे अपना विचार, अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो वो सब चीजें वहां पे मैंने दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना। और मैंने वहां पे टॉप किया, और टॉप करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि ना ये जो कर रहा था मैं, मतलब मैं और बहुत कुछ कर सकता। फिर मेरे घोड़े की वो खुल गई, जो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, फिर मुझे दिखने लगा दूर तक। और उसी दौरान फिर हमारे घर में और जो बड़े बुजुर्ग थे वो फॉर्म लिया दिल्ली पुलिस का कि भाई चलो सिपाही की भर्ती आ गई है। तो मैंने कहा नहीं, शायद अब मैं इसके लिए नहीं हूँ सूटेबल, क्योंकि सिपाही के लिए और बहुत कुछ चाहिए जो मतलब जो मैं नहीं कर सकता, और मैं अब जो कर सकता हूँ वो शायद वहाँ पे मैं अपनी जॉब को ठीक से कर नहीं पाऊंगा। तो वो फिर क्या करेगा मैं। तो सेल्स वाले की जो छवि है ना हमारे समाज में, वो एक मतलब उस जमाने में हुआ करती। सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैन में जो फर्क है ना, वो उस टाइम पे आम हमारे आसपास के जो लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे। और वहाँ मैंने इंटरव्यू दिए और बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे को रेकमेंड कर दिया, मेरी जहाँ पे उस इंस्टीट्यूट से पास किया वो टॉपर बच्चों को फ़ोन आते हैं, तो मुझे भी फ़ोन आए। फ़ोन हुआ नहीं करते तो लैंडलाइन पे फ़ोन आया। तो लोगों ने इतनी मेहनत तक की मेरे लिए कि वो फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ जी वो आ रहा है, और मैं कहीं पार्क में खेल रहा हूँ दूसरे कोने पे, और मैं वहाँ से आ रहा हूँ 20 मिनट तक वो बंदा ऑनलाइन है, और मैं आके हाँ जी ये जॉब है। अब वहाँ क्या दिक्कत है कि घर वालों को, हमारे यहाँ पे तो क्या एक वो था कॉन्सेप्ट कि जॉब जो है ना वो आपकी जॉब इनकमिंग में शुरू होनी चाहिए। इन जॉब में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कॉर्पोरेट की जॉब के अंदर आप जब जाते हो तो ये सिर्फ जॉब नहीं कि आप जॉब पे गए आपको पैसा मिल गया, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। आपकी बाइक होगी, आपके कपड़े होंगे, आपकी टाई होगी। उस कॉन्सेप्ट से भी हमारे आसपास के लोग उस टाइम पे परिचित नहीं थे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। उस जमाने में एक बैंक हुआ करता ANZ ग्रीनलेस, जो अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मर्ज हो गया, और भी शायद बीच में कई मर्जर आए। तो ANZ ग्रीनलेस में उन्होंने उस जमाने में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में लगा जॉब, मेरी पहली जॉब। और उस जमाने में क्रेडिट कार्ड ही बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर मैंने कुछ दिन किया उसको, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मैंने एक अच्छी लीड जिसको बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बेच दिया था बहुत कुछ, लेकिन इनिशियली लीड बनानी पड़ती है। अब जाओगे कहाँ, आप किससे बात करोगे, आपको मार्केट का पता होना चाहिए। तब तक ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोजेक्ट, तब तक ऑस्ट्रेलिया का तो प्रोजेक्ट एंड तक भी नहीं था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मेरे। दोस्तों बाहर बैठ के पवन भाई से बातें हो रही थी, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा हो गया था। अब दोबारा से जो बातचीत का सिलसिला है इस स्टूडियो से शुरू करेंगे। तो हम पवन भाई, हम वहाँ थे जो आप भारत में ही काम कर रहे थे, अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए थे, तो आप फिर ये ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँचे? ऑस्ट्रेलिया की भी एक बड़ी रोचक कहानी है धर्मेंद्र भाई। मैं जैसे यहाँ पे एक अच्छी नौकरी कर रहा था, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर 12-15 साल रिटेल और बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैंने काफ़ी साल IT को संभाला जी। और मेरा अच्छा चल रहा था, मतलब लोगों से मिलना जुलना, एक सामाजिक सिस्टम। तो मुझे अपने देश के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा मौका है काम करने के लिए। तो मैं एक मॉडलों के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें हम समाज के अंदर
समस्याओं को पहचाने और उन समस्याओं के ऊपर काम करें। तो ऐसा अलग अलग चीज़ों के ऊपर मैं एक रिसर्च वर्क करने लगा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर अचानक से एक दिन मेरे दोस्त ने बोला कि यार ऑस्ट्रेलिया जाना तुझे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। और वो बोले मैं जा रहा हूँ, तेरे पैसे दे के आऊँगा। मैंने कहा मैं तुझे नहीं देने वाला हूँ, अगर तूने दे दिया तो फिर तू ही भरेगा, क्योंकि मेरा नहीं आएगा, मैं इधर ही हूँ। बोला ठीक है। तो उसने अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मुझे लोगों की तरह इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा था, आईटी के अंदर मेरा जो तजुर्बा था, इसको स्किल ऑक्यूपेशन माइग्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे जो कि स्किल्ड माइग्रेशन, हाँ, वो देखते हैं कि आप किस क्षेत्र में हैं, क्या काम करते हैं, उसके बेस के ऊपर आपके पॉइंट बनते हैं और उसके ऊपर वो आपको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, अलग अलग देश, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पॉइंट है, तो उन्होंने दे दिया। तो उसने अप्लाई किया, वो बोला कि पेपर दे दे। मैंने पेपर भी यूं ही मतलब कैजुअली, कभी सोचा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, दे दिए उसको। और मतलब 8-9 महीने के पूरे प्रोसेस में मेरा वीज़ा आ गया। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई, मैं तो जाने की फिर उसमें नहीं था, तैयारी में नहीं था। तो उसके बाद वीज़ा आया, रखा रहा, मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान नहीं था। जैसे लोग होते कि आज वीज़ा आया, कल टिकट कटाया, चला गया, कोई प्लान नहीं था कि हाँ अच्छा है। तो यहाँ पे एक अच्छा, क्योंकि मैं खुद वो लाइफ जो ऑस्ट्रेलिया में लोग जीते हैं, शायद मैं उस लाइफ को जी रहा था। ये मेरा भ्रम था, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों भ्रम था और मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों गया। तो मुझे लगा मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ यहाँ पे। मतलब आप पैसे दो और आप किसी भी बेहतरीन दुकान के किसी भी दुकान की चीज़ ले सकते हो। अच्छा इलाज भारत में, आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो तो आप कल्चर देखते हो दुनिया भर का। और मेरे बॉसेस जो थे वो ग्लोबल रहे। पिछले 10 साल से मेरे बॉसेस, जब मैं हिंदुस्तान में काम करता था तो कोई स्कॉटिश, कोई रशियन, कोई जर्मन, अलग अलग तरीके कंट्रीज के बॉस रहे मेरे। तो अलग अलग कल्चर से मुझे मतलब ये लगा नहीं कि कुछ मेरे लिए मूव हो रहा है या बदल रहा है। मैंने कहा यही है, अंग्रेज़ों के साथ ही काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ कम से कम अपने देश में अपने लोगों के साथ। बट उस दौरान कुछ घटनाएं हुई और मेरा एक धर्मेंद्र भाई 5 साल का बेटा, उस टाइम में 5 साल का था, और मुझे कई वो सीक्वेंस में हुआ 3-4 महीने। मेरा वीज़ा पड़ा रहा, मैं 2017 तक आराम से काम कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज में अपने काम से जा रहा हूँ, महीने भर वापस आ रहा हूँ। मतलब कभी ये नहीं कि मैं जाऊँगा। पर उन दौरान में क्या हुआ कि आपको याद होगी वो हृदय विदारक, हाँ, गुड़गांव वाली घटना कि एक स्कूल के बच्चे ने दूसरे स्कूल के बच्चे का गला काट दिया। और उसके कुछ दिन पहले, आगे पीछे ही कुछ महीनों में, वो हमारा दिमाग भी उन्हीं घटनाओं को ज्यादा देखने लग गया। हाँ, और वो वही घटना एक और हुई जिसमें ऐसे स्कूल में बच्चे की लाश मिली और मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं। ये जो गैर जिम्मेदारी, नॉन अकाउंटेबिलिटी थी ना, ये अनअकाउंटेबिलिटी जो कि हम हमेशा से पढ़ते रहते थे कि डिप्लोमेटिक अनअकाउंटेबिलिटी, कोई भी अफसर कुछ भी कर देता है, ये मैंने समाज में आता हुआ देखा। और वो पहले कोई सिविल सर्वेंट जो कहने के लिए भारत में सर्वेंट होते हैं, लेकिन वो जिस लेवल में बैठ के काम कर रहे थे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बाद में उसका भुगतना पड़ता है जनता को। वो मैंने देखा बहुत निचले स्तर तक आ गई। वो स्कूल के गेट का गार्ड आपको धक्का मार सकता है, कोई कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कुछ स्कूलों में घूमा, और यहाँ पे तो एडमिशन कराना मतलब ओलंपिक का मेडल जीतना। तो मेरा बच्चा स्कूल में जाते हुए, एक दिन उसने जाते हुए बोला कि वापस मुड़ के बोला, पापा इस स्कूल में तो हो जाएगा ना। मेरे को मतलब मैं हिल गया। वो ये कुछ चीज़ें मेरी ऐसी कि बेसिक चीज़ों के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, और मैं तो फिर भी साधन संपन्न भी था, बहुत नहीं तो लेकिन पढ़ा लिखा भी था, और जो भी टिक जितने भी बॉक्स में होते हैं, आई वॉज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। पर मेरे बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे राजनीतिक संबंध या इन सब चीजों में शायद नहीं होते भी, उनके भी नहीं होते, आम के लोगों के भी नहीं होते। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो बहुत, आप अगर केंद्र में बहुत बड़े नेता हैं तब भी ना हो। हाँ, डीपीएस वगैरह। और ये आपका बेसिक राइट है। और मैंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया था। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा एक स्कूल में जाए कम से कम, और सेफ स्कूल में जाए, कि वो गेट खुले तो वो आ जाए बाहर। और वो कई चीजें ऐसी हुई कि मैं एक दिन उसको स्कूल से लेने गया, वो बाहर आ रहा था, मेरा उस दिन अचानक से उन चीजें घटनाएं याद आई। मैंने कहा नहीं, अब मुझे जाना है, और कम से कम जब तक इसको इतना बड़ा करके लाऊं, या हम एक ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे बच्चा सेफ तो रहे कम से कम। और फिर मैंने वीजा आपका लग ही चुका था? वीजा मेरा लग ही चुका था 2014 में। फैमिली वीजा ही लगता है? फैमिली पीआर वीजा ऐसा ही होता है, उसमें पूरी फैमिली का ही वीजा होता है। तो फिर मैंने 2017 में डिसाइड किया कि ठीक है। और उस टाइम पे कुछ ये भी हुआ कि मेरी जॉब में मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो रहा था। मैंने कहा नहीं, यहाँ अगर चेंज ही करना है प्रोजेक्ट तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं। तो फिर मैं 2017 जुलाई में ऑस्ट्रेलिया चला गया, और ये भगवान की दया रही कि विद इन 1 मंथ मेरे को जॉब मिल गई। 2 राउंड मेरे इंडिया से ही हो गए थे,
वहाँ जाने के बाद भी 3-4 कंपनियों के ऑफर मेरे पास थे, तो उनमें से मैंने एक ठीक-ठाक बड़ी, जॉब मिल गई। हाँ बड़ी रिटेल, मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया कोई की रिटेल संघर्ष नहीं कंपनी। करना पड़ा वहाँ हाँ मतलब भगवान की दया रही, पर इसको ऐसे कहें कि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। हम्म। तो पसीना कहीं तो बहाया ही होगा, माँ बाप ने भी जो डंडा मारा था हमारे ऊपर, अच्छा शायद पवन उसका भाई, पे ऑफ जैसे है। आप सिडनी से इधर आते हो तो आमतौर पे जो साथी बाहर गए हुए हैं उनको, उनके जान पहचान के लोग और दूसरे लोग ऐसा जरूर पूछते हैं, भाई मने भी ले चल। हाँ हाँ तो हाँ। एक, और ऑस्ट्रेलिया तो भारतीयों का एक गढ़ बन गया है, बहुत जी सारे लोग जी पढ़ने के जी लिए जाते हैं, जी लेकिन पढ़ने के ज्यादा वो काम करने के लिए जाते हैं। जी। तो अब मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा हो या ऑस्ट्रेलिया जाने का किसी का सपना हो, तो सही रास्ता बताइए आप उनको। अच्छा, ये बड़ा सही सवाल है आपका, सही रास्ते का। मेरा मानना ये है धर्मेंद्र भाई कि आप जो जा रहा है ना, ये मेरा अपना मानना है कि सही और गलत नहीं है, हर एक का अपना सही हो सकता है जी। तो आप किस क्षेत्र से हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपकी अपेक्षाएं क्या है एक नए देश से, उसके हिसाब से आपको चुनना पड़ता है। जैसे जो लोग प्रोफेशनल है, यहाँ पे इंडिया में एक अच्छा तजुर्बा है, यहाँ पे वेल ऑफ है, किसी कारण से उनको लगता है अगर वो जाना चाहते, जैसे मेरे को अचानक लगा, तो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट निकलती है हर साल अच्छा, जुलाई लिस्ट में, आती है बकायदा? लिस्ट आती है, वो चुनते हैं कि भाई हमें हर देश की आती है वो लगभग, और वही बोलते हैं हमें इस साल इतने डॉक्टर चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने इस प्रोफेशर चाहिए। कई लोग ये बताते हैं कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन इन लिस्ट में चाहिए, कितने चाहिए ये नहीं बताते। अच्छा। तो अलग अलग है। तो कुछ लोगों में जैसे ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि हमें इतने चाहिए, तो उसमें सारे के सारे वो भी उस पर वो मिक्स करते हैं कि हमें हमें जैसे अब कोविड के बाद तो सारी दुनिया को नर्सेज चाहिए। अच्छा। डॉक्टर तो है लेकिन उसको ड्रिप लगाने नर्सिंग वाला, इंजेक्शन देने वाला नहीं नर्सिंग में है, नहीं। नर्सिंग में नहीं है। और ये सारी दुनिया की जरूरत है। आप अगर एक अच्छे नर्स है, नर्स का मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत आसानी के साथ बिना दर्द करे इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर वो भावनाएं भी हैं, आप दूसरे का दुख दर्द दिल से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे दिव्य स्किल है आज के ज़माने में। लोगों के लिए सबसे बड़ा गुण है कि आप दूसरे की पीड़ को अगर आप अपना समझ के करते हैं तो पुण्य का काम भी है। तो उन लोगों का हर दुनिया के देशों में स्वागत है। तो नर्सिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। आईटी धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि चेंज हो रही है। अब वो आईटी जो पिछले ज़माने में अगर आप नौकरी की गारंटी हुआ करती थी, गारंटी हुआ करती थी, एपटेक का कोर्स करते तो शादी हो जाया करती थी, तो वो एक दौर था। और उसमें कंप्यूटर भी बदले। आप जब जब कंप्यूटर्स के साथ आप बात करते हैं, आज कंप्यूटर कहीं एक कंप्यूटर एक कमरे के अंदर बैठे कोई आदमी कंप्यूटर चला रहा है, आप उसको कोई कुछ नहीं समझते, लेकिन आज कंप्यूटर आपकी जिंदगी से इंटरेक्ट कर रहा है। अब तो मोबाइल में सिमट गया, मोबाइल में अब सोशल मीडिया आने के बाद आपने कभी सुना होगा किसी ने बोला हो कि थैंक यू आईबीएम या थैंक यू एचपी, लेकिन आज लोग बोलते थैंक यू फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने दुनिया बदली। और आपके साथ वो सोशल टच जो है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी बहुत ही क्लोज लाता है लोगों को। तो वो एक एस्पेक्ट है जहाँ पे आईटी बदली। अगर आप उन सब में है, क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, जो कन्वेंशनल आईटी से अलग हटके जो नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि पढ़ाई के क्षेत्र में कोविड में हमने देखा कि सब लोगों ने ई लर्निंग किया, बच्चों ने। तो सब बड़े बड़े देश इस बात के ऊपर अब रिसर्च करने लगे हैं, क्योंकि अब पहले तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि कोविड आ सकता है, लेकिन अब लगता है कि आ भी सकता है। तो अब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अगर आया तो हम कैसे मैनेज करेंगे इस तरह की जॉब, तो आपको ई लर्निंग से जुड़े हुए सपोर्ट, ई लर्निंग से जुड़ी हुई पढ़ाई का तरीका, कि आप एक सामने बैठ के पढ़ाना और इंटरनेट पे पढ़ाना, दो अलग अलग स्किल है। मतलब कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो एक तो वो स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। दूसरा वो खुद भी रिसर्च करे बिल्कुल। कि किस चीज तो की मैं ये डिमांड बोलूंगा जो जाना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए भी, बहुत सारे लोग स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि पढ़ाई से ज्यादा लोगों की रुचि होती है कि हम वहाँ पे काम करें और रुके। तो वो एक दूसरा रास्ता है वहां जाके रहने का। तो मेरा अपना मानना है, और मैं अपनी तजुर्बे से ही बता रहा हूँ कि अगर आपको वहां जाना है तो होमवर्क करें। मतलब अगर आप होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो कोई भी आपको कुछ भी बताएगा और आप वो ले लेंगे। अच्छा। तो हाँ, आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं उसको, और वो आपको ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा, आपको इस बात का पता नहीं, आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। करें भी, मतलब अच्छे लोग होते हैं, आपको करना चाहिए बहुत जगह पे, बट आप अपना होमवर्क, ग्राउंड वर्क तो करके जाए। तो आप स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट निकाल लें, देखें कि आज इसमें क्या है और अगले 5 साल बाद इसमें क्या हो सकता है, और उस 5 साल में जो स्किल डिमांड में आएंगी, मुझे उनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आज की डेट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, तो जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तो उस टाइम पे हमारी आईटी में वो स्ट्रीम ही नहीं होती थी, और वो स्ट्रीम यूएस के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो डिटेल में होती है। जैसे इंडिया में नेटवर्किंग एमएससी नहीं होती थी, या
सिस्टम एडमिन में नहीं होती थी। आज की डेट में तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कर सकते हो या एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के सेगमेंट में कर सकते हो। तो आपको आईटी में किस क्षेत्र में जाना है? जैसे आप दिल के बोले, अगर आप मेडिकल टर्म्स में बात करो तो एक जनरल डॉक्टर है, एक हार्ट का डॉक्टर है, एक आंख का डॉक्टर है। अगर आप देखोगे तो आपने खुद देखा होगा कि कोविड के बाद से दिमाग जहन से जुड़ी हुई बीमारियों की जो संख्या है बड़ी है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोच जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी में, हाँ, फिर आप उस स्ट्रेस को कैसे करें, योगा, फिलोसॉफिकल गुरुज, ये मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो चीजें हैं, क्योंकि आपने देख लिया रुपया पैसा सब कुछ है, बड़े घर में भी आप अकेले हो, तो उन सब चीजों में आपको अपने आप को कैसे रखना है, तो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हाँ, मतलब स्कोप, हाँ, तो रोटी कपड़ा और मकान वाली बेसिक चीजों पे आए, क्योंकि कोविड ने में सिखाया कि कुछ भी जो चीजें हैं, हाँ, आप एक हफ्ते के अंदर आपका सब सिमट सकता है। तो आप रिश्तों पे ध्यान दें, अपने लोगों के साथ रहें, खुश रहें। दोस्तों, ये पवन टोकस जी मुनर का गांव से हैं, दिल्ली में। अब तो गांव क्या शहर हो गया वो, और हरियाणा में इनकी ससुराल है भाई की। सिडनी में रहते हैं। बहुत इनके जो विचार हैं बहुत उम्दा हैं और काफ़ी इन्होंने ज़िंदगी में सीखा है, जिसको ये आगे डिलीवर करते हैं। और लकीली ये सिडनी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चले गए और अब वहाँ रहते भी हैं। सिडनी में अगर आपको पवन टोकस जी की ज़रूरत है या करियर को लेकर आप इनसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा इशू है दोस्तों भारत में राय देने वाला हर दूसरा आदमी मिल जाता है, लेकिन सही राय देने वाला आदमी नहीं मिलता है। तो आपको सही राय अगर चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, तो पवन टोकस जी के लिए कमेंट कर दें। आप इनका ये जवाब समय निकाल कर जरूर देंगे। मुझे बड़ा मजा आया पवन भाई आपकी बातों में। बहुत बहुत शुक्रिया। खास बात है कि आपकी बातें सच्चाई से भरी हुई हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें आपने की हैं। और फिर कभी आप दोबारा आएंगे तो हम दोबारा से कुछ और बातों को लेकर जरूर। हरिओम टीवी के जो हमारे दर्शक हैं वो इस तरह के वीडियो को बहुत इंतजार करते हैं और वो आपसे संपर्क भी करेंगे। कमेंट भी करना, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जरूर आपको ये जवाब देंगे। शुक्रिया पवन भाई। थैंक यू जी।